हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम करने वाले हैं आपका सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो सेक्शन 17 से आपके एडमिशन से रिलेटेड सेक्शन स्टार्ट होते हैं और ये एडमिशन सेक्शन 17 से सेक्शन 31 तक एडमिशन से रिलेटेड सेक्शंस होंगे, जो कि आपको ये बताएंगे कि एडमिशन्स क्या होते हैं, कौन से एडमिशन्स एडमिसिबल होंगे, कौन एडमिशन देने लायक है, और भी कई सारी बातें जो हम इस सेक्शन में और आने वाले सेक्शंस में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपका सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इस सेक्शन में आपका एडमिशन की डेफिनेशन बताई गई है, यानी स्वीकृति की परिभाषा। तो कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही क्यों ना हो, चाहे वो व्हाट्सएप चैट्स हो गई, तुम्हारी वीडियो हो गई, कॉल रिकॉर्डिंग्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी हम एडमिशंस में मानेंगे। ठीक है। तो जो भी ऐसा स्टेटमेंट किसी पर्सन के द्वारा दिया जाएगा किसी फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड, तो वो फैक्ट कुछ बता रहा है आपका रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट एंड इशू के बारे में, उन सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस के अंडर एंड उन पर्सन्स के द्वारा जो कि आगे आने वाले सेक्शंस में आपको बताए जाएंगे, वो स्टेटमेंट्स आपके एडमिशन के अंडर आएंगे। तो सर्कमस्टांसेस मतलब सिचुएशंस, हालात, किन हालातों में स्टेटमेंट दिया जाएगा एंड कौन से पर्सन्स वो स्टेटमेंट देने लायक हैं, तो वो आगे आने वाले सेक्शंस में, सेक्शन 18 में, 19 में वो आपको बताए जाएंगे, क्योंकि ये एडमिशन आपका सेक्शन 32 तक चलेगा। ठीक है। तो वो हम धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। अभी हम कर रहे हैं आपका सेक्शन 17, जो कि आपका सिर्फ एडमिशन बताता है कि एडमिशन की परिभाषा क्या है। ठीक है। तो अब चलते हैं सेक्शन की डिटेलिंग में, ताकि हमें क्लैरिटी मिल सके कि ये सेक्शन एक्चुअल में हमें क्या बताना चाह रहा है। अब पता है क्या, बेयर एक्ट में ना सेक्शन 17 की डेफिनेशन काफ़ी लिमिटेड दी हुई है। अब सपोज करो अगर पेपर में व्हाट इज एडमिशन क्वेश्चन 10 नंबर या 20 नंबर का आ जाए, तो सिर्फ डेफिनेशन से तो काम नहीं चलना ना। तो चलो थोड़ा और समझ लेते हैं कि सेक्शन 17 क्या है डिटेल में थोड़ा। ओके। तो ये सेक्शन 3 चीज़ें पॉइंट आउट करता है। पहला ये कि एडमिशन को डिफाइन करता है, जो कि किस फॉर्म में है तुम्हारे स्टेटमेंट, जो कि ओरल, डॉक्यूमेंट्री या फिर इलेक्ट्रिक फॉर्म में होगा। दूसरा ये कि सेक्शन ये भी कहता है कि वो ही एडमिशंस रिलेवेंट होंगे जो कि आपके उन पर्सन्स के द्वारा दिए जाएंगे जो कि सेक्शन 18 में मेंशन किए गए हैं। अल्दो वो सेक्शन में नहीं है, सेक्शन की डेफिनेशन में नहीं मेंशन है कि सेक्शन 18 में जो पर्सन है वो दिए जाएंगे, पर हेयर इन आफ्टर बोला है कि आगे आने वाले सेक्शंस में जो बताए जाएंगे उन पर्सन्स के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा वो एडमिशन के अंडर आएगा। ठीक है। तो तीसरा ये बोल रहा है कि वो एडमिशंस रिलेवेंट होंगे जो कि उन सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन में दिए जाएंगे जो कि इस एक्ट में, एंड ऐसे सर्कमस्टांसेस तुम्हारे सेक्शन 18 से सेक्शन 30 तक दिए गए हैं, और जो कि हम आने वाले वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक सेक्शन की डिटेलिंग में जाके पढ़ेंगे। तो इलस्ट्रेशंस तो इस बेयर एक्ट में आपको नहीं मिलेगी, सेक्शन 17 के इलस्ट्रेशन नहीं दिए हैं, लेकिन हम ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं इस सेक्शन को। ओके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है कि एक बंदे को लोन की रिकवरी के लिए सू कर दिया जाता है, यानी उस पर मुकदमा चलाया जाता है, एंड उसकी अकाउंट्स बुक में एंट्री मिलती है कि हाँ उसने लोन लिया था। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट्री एडमिशन, कि उसका प्रूफ मिल गया कि उसने लोन लिया था। ठीक है। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्री। प्लस वो अगर ये बोल देता है, अगर वो स्टेटमेंट दे देता है कोर्ट में, या फिर बोल देता है कि हाँ भाई मैंने लोन लिया था, तो ये आपका ओरल एडमिशन में आ गया। ठीक है। अब अगर किसी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मैंने लोन लिया था, तो आपको लगता है किसी प्रूफ की ज़रूरत होगी? नहीं होगी। हाँ, डॉक्यूमेंट में वो बोल सकता है कि ये एंट्री मैंने नहीं करी, वो डिनायल वो कर सकता है, रिवर्ट करने की इसमें अनुमति होती है। लेकिन अभी हम बात करें इस एग्जाम्पल की, तो अगर उसकी बुक में जो एंट्री मिली वो डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट हो गया, जो कि आपका एडमिशन है, प्लस उसने जो स्टेटमेंट बोल दिया कि हाँ भाई मैंने लोन लिया था, तो वो स्टेटमेंट भी आपका एडमिशन में आ गया, वो ओरल हो गया। ठीक है। एंड इन दोनों फैक्ट्स के बाद कोई ज़रूरत ही नहीं बचेगी ये प्रूफ करने के लिए कि उस बंदे ने लोन लिया था या नहीं लिया था। ये प्रूफ हो चुका है ऑब्वियसली कि उसने लोन लिया था, उसकी बैंक अकाउंट डिटेल से, और मतलब अकाउंट डिटेल से, सॉरी फॉर दैट, और उसके ओरल स्टेटमेंट से। ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं ज़रा। तो दूसरे एग्जाम्पल में है कि एक पर्सन पर जो कि
हत्या का आरोपी है, मतलब उसने मर्डर किया है, उस पर एक्यूजेशंस लगे हुए हैं कि उसने मर्डर किया है। तो उसने अपने डॉक्टर को बताया, मतलब जो भी उसका इलाज कर रहा था, कि उसे चोट कैसे लगी। हो सकता है मर्डर करते वक्त उसे कोई इंजरी हुई हो, तो वो एक्सप्लेनेशन दे रहा था डॉक्टर को कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को कट्स लगे हैं, मेरे को यहाँ यहाँ दर्द है, मतलब वो पूरी डिटेलिंग बता रहा था अपनी। तो वो जो स्टेटमेंट वो डॉक्टर को दे रहा था ना, तो उसको हम एडमिशन मानेंगे। ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन जो उसने डॉक्टर को दी, तो उसे हम एडमिशन के अंडर मानेंगे। ये तुम्हारा अमीनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1998 वाले केस में हुआ था। कोर्ट ने बोला था कि अगर डॉक्टर को कोई एक्सप्लेनेशन दी है तो वो स्टेटमेंट भी रेलेवेंट मानेंगे हम एडमिशन के लिए। एडमिशन में आएगा वो स्टेटमेंट, उसे हम एडमिशन मानेंगे। और हाँ, जो एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन से रिलेटेड किसी भी प्रोविजन जो इस एक्ट में है से इसकी एडमिसिबिलिटी इफेक्ट या प्रभावित नहीं होगी। एडमिसिबिलिटी स्वीकार्यता, एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता। एडमिसिबिलिटी माने हम स्टेटमेंट दे रहे हैं एंड अगर हम उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने खिलाफ तो वो कन्फेशन है। ठीक है, मतलब सपोज करो मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैंने 2000 रुपए अपने घर से चुराए हैं। ठीक है, ये तो हो गया एडमिशन। मैंने अपने दोस्त को एक स्टेटमेंट दिया जिसमें मैंने ये बताया उसको कि हाँ भाई मैंने 2000 रुपए अपने घर से चुराए हैं। और वही चीज अगर मैं अपने घर वालों को आके बता दूं कि हाँ मैंने तुम्हारे यहाँ से, मतलब मैंने अपने ही घर से 2000 रुपए चुराए हैं, तो वो कन्फेशन हो जाएगा। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया ताकि तुम्हें समझ आ जाए एडमिशन और कन्फेशन में। अब सपोज करो मैंने उस बंदे को बता तो दिया, एडमिशन तो कर दिया अपने स्टेटमेंट से कि हाँ 2000 रुपए मैंने चुराए हैं। अब वो दोस्त घर पे आता है, वो बोलता है कि इसने 2000 रुपए घर से चुराए हैं और मैंने मना कर दिया, तो फिर उसके पास तो कोई प्रूफ नहीं है ना। तो ये है, तो जो तुम्हारा ये एग्जाम्पल है उसमें जो डॉक्टर को एक्सप्लेनेशन उसने दिया उसकी एडमिशन तो हम मान लेंगे। ठीक है, लेकिन उसका कन्फेशन का जो सेक्शन है ना वो इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा अपना, इसको ओवरलैप नहीं करेगा। ये सिर्फ सेक्शन की एडमिसिबिलिटी इस एडमिशन में ही रहेगी। थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, सिंपल है, ये एडमिशन सेक्शन 17 में ही आएगा। अगर कन्फेशन का कोई भी चीज इसको इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, चलते हैं फिर अपने तीसरे और आखिरी एग्जाम्पल पर। तो इस एग्जाम्पल में एक पर्सन पर पॉइजन देकर किसी को मारने का आरोप लगा है। ठीक है, तो वो बंदा जिस पर एलिगेशन लगा है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ उसने पॉइजन खरीदा था। तो ये स्टेटमेंट कि उसने पॉइजन खरीदा था ये सजेस्ट यानी सुझाव दे रहा है कि जिस पर मारने का इल्जाम लगा है वो गिल्टी यानी दोषी है मर्डर का, है ना। भाई अब कोई बंदा बोल रहा है कि हाँ मैंने जहर खरीदा था, तो इससे तो यही लग रहा है ना कि हाँ भाई उसने जहर इसीलिए खरीदा होगा क्योंकि वो किसी को मारना चाहता है। लेकिन अगर वो बंदा ये प्रूफ कर देता है कि उसने वो पॉइजन या फिर वो जहर किसी इनोसेंट पर्पस के लिए खरीदा था, तो उस सिचुएशन में तो वो गिल्टी नहीं होगा ना। अब इनोसेंट पर्पस कैसा हो सकता है? सपोज करो चूहे मारने की दवाई खरीदी थी, उसने घर में रखी थी, अब किसी और ने खिला दी, किसी और ने खाने में मिला दी और उस पर इल्जाम लग गया, तो ये तो इनोसेंट पर्पस है ना। अब उसके घर में चूहे हो रहे थे, ये नॉर्मली बताया मैंने। इनोसेंट पर्पस मतलब कई बार क्या होता है, कई दवाएं बनाने के लिए भी ना तुम्हारी पॉइजन की जरूरत होती है बहुत थोड़ी मात्रा में, तो वो इनोसेंट पर्पस अगर वो प्रूफ कर देता है तो वो उसका गिल्टी नहीं होगा। लेकिन हाँ ये जो थर्ड वाला है, ये अगर पॉइजन खरीदा है तो ये आपका स्टेटमेंट एडमिशन में आएगा। बेशक से वो उसको बाद में मना कर सकता है कि हाँ मैंने पॉइजन किसी अच्छे पर्पस के लिए या फिर अपने मतलब के लिए किसी और कार्य के लिए लिया था। ठीक है, तो जब तक वो प्रूफ नहीं कर देता तब तक तो वो गिल्टी है ही मर्डर का। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल थे। चलिए फिर आगे चलते हैं और जानते हैं एडमिशन के बारे में। अगर कोई पर्सन ब्लैंक पेपर पर यानी कोरे कागज पर अपना अंगूठा या सिग्नेचर कर दे बिना उस पेपर का नेचर या उसमें क्या लिखा है ये जाने, तो उसे हम एडमिशन नहीं मानेंगे और वो उसके द्वारा एडमिशन नहीं है, क्योंकि उस बंदे को तो पता ही नहीं था कि उसमें लिखा क्या है। सपोज करो कोई बंदा अनपढ़ था या फिर नहीं पढ़ा लिखा था, उसे नहीं समझ आया या फिर हड़बड़ाहट में उसने साइन कर दिया, तो उस सिचुएशन में वो पेपर आपका एडमिशन में नहीं आएगा अगर वो प्रूफ कर देता है कि उसे सीरियसली नहीं पता था। ठीक है,
और ये जो तुम्हारी सीरियल्स में दिखाते हैं ना कि ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लिया, उसके बाद फिर पेपर बनवा लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर बंदा बोले कि मुझे तो पता ही नहीं मैंने कब साइन किया है, ठीक है, तो वो प्रोसीडिंग चलेगी तो पता चलेगा। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, उसको हम एडमिशन में नहीं काउंट करेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं आपकी एडमिशन्स की एडमिसिबिलिटी के रीजंस। मतलब कब आपको लगता है कि हाँ भाई एडमिसिबिलिटी होनी चाहिए एडमिशन की, वो स्टेटमेंट कि क्या रीजन हो सकते हैं कि भाई हाँ हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब क्या कारण हो सकते हैं एडमिशन के एक्सेप्ट होने के। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये सामने आपके 4 हैं रीजंस, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, एक एक जानते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं एडमिसिबिलिटी के। तो फर्स्ट है आपका एडमिशन एज वेवर ऑफ प्रूफ। तो ये आपका ये बता रहा है कि अगर कोई बंदा या फिर कोई भी पार्टी कोई फैक्ट को खुद ही एडमिट कर लेती है, तो उस फैक्ट को प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं रह जाती कि उस फैक्ट को प्रूफ किया जाए। और ये प्रिंसिपल ना कहीं सेक्शन 58 से रिलेटेड भी है, बिकॉज सेक्शन 58 आपका ये कहता है कि प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर कोई पार्टी फैक्ट को खुद ही एडमिट कर रही है तो उसको क्या ही प्रूफ करोगे। अगर कोई बंदा हियरिंग के टाइम एंड हियरिंग के पहले कोई फैक्ट एडमिट करने के लिए अग्री करता है या हियरिंग के टाइम एडमिट करता है प्रोसीडिंग्स के दौरान, तो उस फैक्ट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 58 आपका सिर्फ ट्रायल के टाइम के एडमिशंस की बात करता है, बट सेक्शन 17 आपका सिर्फ एडमिशंस की बात करता है। एडमिशंस को कोर्ट एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, प्लस आधा एक्सेप्ट कर सकती है या पूरा रिजेक्ट कर सकती है, एंड वाइस वर्सा। तो ये एडमिशंस वॉलेंटरीली मेड तो किए जाते हैं, मतलब ट्रायल के लिए, लेकिन ये उसके लिए मतलब एविडेंस के तौर पे यूज करने के लिए, उस पर्पस के लिए एडमिशंस इसमें नहीं यूज हो रहे हैं, ठीक है। एंड ये कैजुअल स्टेटमेंट्स को भी इंक्लूड कर रहा है जो कि लिटिगेशन से पहले भी दिए जा चुके हैं या फिर किसी बात के दौरान कहे गए हैं। सेक्शन 17 और सेक्शन 58 में सिर्फ यही डिफरेंस है कि सेक्शन 58 में प्रोसीडिंग्स के दौरान स्टेटमेंट्स एडमिसिबल करते हैं और सेक्शन 17 में आपके सारे स्टेटमेंट्स जो कि फैक्ट एंड इश्यू से रेलेवेंट है या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, उन बातों को, उन स्टेटमेंट्स को एडमिशन करार दिया जाता है, ठीक है। तो सेक्शन 58 का प्रोवाइजो ये भी कहता है कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है पूरा कि या तो वो फैक्ट्स को एडमिट कर सकता है या फिर बोल सकता है कि प्रूव कर दो उन एडमिशंस को। तो कोर्ट या तो रिजेक्ट कर सकता है एडमिशन या फिर एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर पूरा एक्सेप्ट कर ले या पूरा रिजेक्ट कर ले, या फिर आधा एक्सेप्ट कर ले आधा रिजेक्ट कर दे, जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा। तो जो वेवर ऑफ प्रूफ है ना, उसको आप स्पेसिफिक रूल नहीं है रेलेवेंसी ऑफ एडमिशन बताने का, इसको हम स्पेसिफिक नहीं, पर हाँ हम वेवर ऑफ प्रूफ को एक रीजन मान सकते हैं एडमिशन का। ओके, सबूत में छूट मिल जाती है अगर बंदा खुद ही कुछ एडमिट कर लेता है तो, बट एडमिशन में तुम्हारा हियरिंग या प्रोसीडिंग वर्ड नहीं आ रहा है। जो तुम्हारी डेफिनेशन है सेक्शन 17 में, उसमें आपका हियरिंग या प्रोसीडिंग के दौरान कोई स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ ये बोला है कोई भी स्टेटमेंट ओरल, डॉक्यूमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसको हम एडमिशन मानेंगे तुम्हारा। तो सबूत में छूट एक रीजन है कि अगर बंदा खुद ही बोल रहा है कि हाँ मैंने ये किया है या फिर मेरे साथ ये हुआ है, तो खुद ही अपने अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, तो ये तुम्हारा एडमिशन में आएगा। तो चलते आप अपने दूसरे कारण पर, जो कि अभी मैंने बोला भी कि अपने खिलाफ ही अगर कोई स्टेटमेंट दी जा रही है किसी बंदे के द्वारा, तो ये बेसिकली आपका यही कहना चाहेगा कि अगर मैं अपने खिलाफ कुछ दूं तो वो गलत नहीं हो सकता। तो चलिए फिर देखते हैं एक बार दूसरा कारण। तो दूसरा कारण आपका ये बोल रहा है कि अगर कोई बंदा अपने ही खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो ये हाईली इम्प्रोबेबल होगा कि वो झूठ बोल रहा है। अब कोई भी बंदा मुंह उठा के ये थोड़ी बोलेगा कि हाँ भाई मैंने मर्डर किया है, अनटिल एंड अनलेस उसने किया ही होगा। हाँ, अगर उसने किया होगा तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि बंदा बोलता है नहीं मैंने नहीं किया, क्योंकि वो पनिशमेंट से बचना चाहता है। अगर वो अपने ही खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो सच बोल रहा है, ठीक है। तो ये है क्या, आपका एडमिशन है स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट, मतलब मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा, मेरा नुकसान ही हो रहा है अगर उसमें, तो ये तुम्हारा एक रीजन भी हो सकता है कि एडमिशन की एडमिसिबिलिटी पर डिपेंड कर सकते हो कि हाँ भाई वो सच ही बोल रहा होगा अगर वो अपने ही खिलाफ कुछ बोल रहा है तो।
ओके, अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई प्रेशर ना हो कि हाँ भाई तू कोई ऐसा स्टेटमेंट दे जो कि तेरे ही खिलाफ हो जाए, है ना। लेकिन ये एक्ट ना सिर्फ सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट को एडमिशन नहीं मान रहा है। मतलब ये सेक्शन जो है तुम्हारा वो फिर ये नहीं है कि अपने अगेंस्ट ही अगर मैं कुछ बोलूं तो वो ही एडमिशन कहलाएगा। ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट को भी इंक्लूड करता है इस सेक्शन में। एंड सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट आपको प्रूफ करने पड़ेंगे एंड वो ही पार्टी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स प्रूफ कर पाएगी जो कि आपके सेक्शन 21 के एक्सेप्शंस में दिए हुए हैं। जरूरी सिर्फ ये है कि ये स्टेटमेंट्स फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होने चाहिए, फिर चाहे वो किसी के फेवर में ही क्यों ना हो, जो बंदा उस स्टेटमेंट्स को दे रहा है उसके फेवर में हो चाहे अगेंस्ट में हो, पर वो रिलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होने चाहिए। वो सारे स्टेटमेंट्स इंक्लूड होंगे एडमिशन के अंदर, ठीक है। अगर कोई पर्सन सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट दे रहा है तो उसे बाद में जाके उसको प्रूव करना पड़ेगा अपने लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में बोला था कि कोई स्टेटमेंट अगर खुद के इंटरेस्ट में या खुद के बचाव के लिए बोला जा रहा है तो वो स्टेटमेंट एविडेंस नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई स्टेटमेंट अपने खुद के खिलाफ बोला है तो वो एविडेंस हो सकता है। समझ रहे हो ना ये चीज, कि अगर खुद के खिलाफ ही कोई चीज बोल दूं तो वो तो एविडेंस हो गया। हाँ, अगर मैं अपने इंटरेस्ट में कुछ बोल दूं कि हाँ ये जुर्म मैंने नहीं किया या फिर ये चीज मैंने नहीं करी, तो वो उसको आप एविडेंस नहीं मानोगे। बल्कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट तो आपका बेस्ट एविडेंस होते हैं कि अगर बंदे ने खुद ही बोल दिया कि हाँ ये जुर्म मैंने किया है तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बेस्ट एविडेंस है। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आपका किस में आया था? ये आया था आपका सात्रु चारला विजया राम राजू वर्सेस निमक्का जया राजू 2006 का केस है ये, ओके। तीसरे रीजन की अगर हम बात करें तो ये आपका कह रहा है कि वो एडमिशंस या वो स्टेटमेंट्स जो कि एविडेंस हैं कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स के। सपोज करो ए ने बी को स्यू किया लोन के लिए, बट ए के अकाउंट्स में एंट्री है कि उसने लोन सी को दिया है, तो ये स्टेटमेंट एडमिशन तो है कि लोन तो दिया गया है, ए ने तो बी को स्यू किया है लोन के लिए, तो ये अकाउंट बुक्स वाला एविडेंस तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया ए की साइड से बी के लिए। लेकिन वो प्रूव कर सकता है अपने पार्ट पर, कौन? ए, कि किसी और बुक में लिखा हो या फिर कोई भी अदर रीजन हो या फिर वो जिस अकाउंट में उसने एंट्री करी थी वो बुक खो गई हो, ठीक है। वाला एविडेंस तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया ए की साइड से बी के लिए, लेकिन वो प्रूव कर सकता है अपने पार्ट पर, कौन? ए, कि किसी और बुक में लिखा हो या फिर कोई भी अदर रीजन हो या फिर वो जिस अकाउंट में उसने एंट्री करी थी वो बुक खो गई हो, वॉट एवर द रीजन में भी, तो ये ए को प्रूफ करना पड़ेगा। बट पार्टली तो ये सही था ना उसका एडमिशन कि हाँ लोन तो दिया गया है, बेशक से वो बी को नहीं दिया पर सी को दिया है, वो बात अलग है, पर उसने स्यू तो बी को कर दिया, मुकदमा तो वो बी पर चला रहा है, तो पार्टली तो एडमिशन सही है, वो बात अलग है, वो प्रूफ करेगा, ठीक है। तो कुछ बातें कॉन्ट्रडिक्ट अगर करती हैं तो वो स्टेटमेंट्स भी आप इंक्लूड करोगे, चाहे वो आधे ही क्यों ना इंक्लूड करने पड़े, उन्हें भी आप एडमिशन ही मानोगे, पार्टली और होली, इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट। अगर कोई एविडेंस स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो उसको भी आप एडमिशन मानोगे। अब चलते हैं हम अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ रीजन पर। तो ये सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड रीजन है जो एडमिशन की रेलेवेंसी के लिए जिम्मेदार है कि एडमिशन आपका रेलेवेंट है या नहीं है। तो ये ऐसा है कि अगर एक पार्टी कोई भी पार्टी हो, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, अगर कोई केस के बारे में फैक्ट्स के बारे में कोई भी स्टेटमेंट्स देती है, चाहे वो उस पार्टी के इंटरेस्ट में हो या पार्टी के खिलाफ हो, होना चाहिए एक रिप्रेजेंटेटिव तरीके से, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट आप दे रहे हो वो ऐसे रिप्रेजेंट करो जो कि रिलेवेंट लगे फैक्ट इन इशू से, या फिर आप उसी मुद्दे पे बात कर रहे हो ऐसा लगे। और दूसरा कि वो सच बता रहा हो, कि आपको वो स्टेटमेंट ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि हाँ भाई मैं सच ही बता रहा हूँ, ओके। तो यही है कि आपका एडमिशन एज एविडेंस ऑफ ट्रूथ। अब चलते हैं हम अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ रीजन पर। तो ये सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड रीजन है जो एडमिशंस की रिलेवेंसी के लिए जिम्मेदार है।
तो ये ऐसा है कि एक पार्टी केस के फैक्ट्स के बारे में जो भी स्टेटमेंट्स देती है, चाहे वो उस पार्टी के इंटरेस्ट में हो या फिर उस पार्टी के खिलाफ हो, वो स्टेटमेंट्स तुम्हारा सच बता रहे हो बस। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट आप दे रहे हो वो ऐसे रिप्रेजेंट करो जो कि रेलेवेंट लगे या फिर ऐसा लगे कि आप सच ही बता रहे हो, है ना। मतलब ऐसा ना लगे कि आप झूठ ही बोल रहे हो। कोई भी पार्टी कोई भी स्टेटमेंट दे, चाहे वो अपने अगेंस्ट में दे चाहे फिर वो अपने इंटरेस्ट में दे, ऐसा लगना चाहिए कि वो सच ही बोल रही है। ठीक है, तो एडमिशन एज एविडेंस ऑफ ट्रूथ, तो ये आपके 4 रीजन थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे। अब चलते हैं, ये जानते हैं कि आपके जो एडमिशन है वो कितने तरह के हो सकते हैं। एडमिशन आपके 3 तरह के होते हैं, फॉर्मल और जुडिशियल, इनफॉर्मल और कैजुअल, एडमिशन एंड हियरसे। तो एडमिशन आपका फॉर्मल और जुडिशियल, जो एडमिशन प्रोसीडिंग का पार्ट हो और जो कोर्ट के फाइल में रिकॉर्ड किए जाएं, वो एडमिशंस फॉर्मल और जुडिशियल एडमिशंस कहलाएंगे आपके। ओके, इनफॉर्मल और कैजुअल एडमिशन, वो एडमिशन जो आप ऑर्डिनरी या फिर आम तौर पर अपनी जिंदगी में स्टेटमेंट्स देते हो या फिर अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जैसे लेटर एक्सचेंज हो गया, आपके बिजनेस अकाउंट्स हो गए और पार्ट्स ऑफ बुक्स हो गया, कोई भी चीज है जो आप रेगुलर बेस पे करते हो जो कि आप कोर्ट में जाके नहीं बताते हो, तो वो आपके इनफॉर्मल यानी कैजुअल एडमिशंस हो गए। एडमिशन और हियरसे की अगर हम बात करें तो कोई भी अगर रिटन एडमिशन है तो वो वही प्रूफ कर सकता है जिसके पास वो रिटन या फिर राइटिंग का डॉक्यूमेंट होगा कि हाँ भाई ये मेरे पास है। जैसे कोई विल है, अगर वो लॉयर के पास है तो अगर कोई बंदा मर गया तो वो लॉयर ही प्रूफ कर सकता है कि हाँ ये एडमिशन है। ओरल एडमिशन या तो वो पार्टी प्रूफ कर सकती है या फिर उसने किसी के प्रेजेंस में अगर वो ओरल स्टेटमेंट दिया है तो वो बंदा जिसकी प्रेजेंस में वो ओरल स्टेटमेंट दिया है वो प्रूफ कर सकता है। सुनी सुनाई बातों को बोलते हैं हम हियरसे। लेकिन इनफॉर्मल एडमिशन को हम एविडेंस मान सकते हैं आपका हियरसे का। एडमिशन और हियरसे की अगर हम बात करें तो कोई भी अगर रिटन एडमिशन है तो वो वही प्रूफ कर सकता है जिसके पास वो रिटन या फिर राइटिंग का डॉक्यूमेंट होगा कि हाँ भाई ये मेरे पास है। जैसे कोई विल है, अगर वो लॉयर के पास है तो अगर कोई बंदा मर गया तो वो लॉयर ही प्रूफ कर सकता है कि हाँ ये एडमिशन है। ओरल एडमिशन या तो वो पार्टी जिसको वो स्टेटमेंट दिया गया था वो प्रूफ कर सकती है या फिर उन दोनों पार्टीज के अलावा भी कोई अगर होगा वहां पे तो वो प्रूफ कर सकता है कि हाँ भाई ये बोला गया था। लेकिन मोस्टली ना हियरसे का जो एविडेंस होता है, जो एडमिशन होता है, वो एक्सक्लूड किया जाता है क्योंकि वो बेस्ट एविडेंस नहीं है। कोई भी अपने मन से भी कोई बात कह सकता है और आप उसको प्रूव ही नहीं कर पाओगे कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो हियरसे का एडमिशन एक्सक्लूड किया जाता है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं जिसमें आप हियरसे का एडमिशन मान सकते हो। वैसे अगर ब्रॉडली देखें तो 2 ही तरह के एडमिशन है, आपका फॉर्मल और जुडिशियल, और दूसरा आपका इनफॉर्मल और कैजुअल एडमिशंस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एडमिशन बाय कंडक्ट, तो किसी बंदे के जो एक्शन है वो उसकी जुबान मतलब उसके वर्ड से ज्यादा लाउडर होते हैं ना। एक्शन स्पीक्स मोर ऑफन मोर लाउडर देन दी वर्ड्स। ठीक है, कंडक्ट ऑफ अ पर्सन आइदर एक्टिव और पैसिव बिकम्स एविडेंस ऑफ एन एडमिशन। कोई भी जो कंडक्ट है, चाहे वो पहले किया हो या फिर अभी भी किया हो, तो वो एक बहुत अच्छा एविडेंस है एडमिशन में। तो कंडक्ट तुम्हारे 2 तरह के हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एग्जाम्पल से समझेंगे बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल तुम्हारा एक्टिव कंडक्ट का है, मोवियारिटी वर्सेस लंदन लैंथम एंड डोवर रे। तो ये केस है एक्टिव कंडक्ट का। इसमें प्लेंटिफ रेलवे कंपनी पर केस कर देता है। एविडेंस एक्सेप्ट किया गया था कि प्लेंटिफ ने कुछ बंदों को बोला कि भाई तुम लोग ना एग्री कर देना कि हाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहां हम प्रेजेंट थे और हमने एक्सीडेंट होते हुए देखा था। उनमें से कोई एक बंदा होगा बहुत ज्यादा सच्चा, तो पता लग गया कोर्ट को कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं सारे, और ये जो लोगों की गवाहियां हो रही हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं और इन्होंने कोई एक्सीडेंट नहीं देखा है, ये मौजूद ही नहीं थे वहां पे। ठीक है, रेलवे स्टेशन मास्टर ने बताया होगा और भी कई लोग होंगे, है ना। तो प्लेंटिफ का जो ये एविडेंस था
वो खारिज किया गया क्योंकि वो एक्टिव था ही नहीं, बंदे वहां पे थे ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं थे, तो ये तुम्हारा एक्टिव कंडक्ट था। ओके, कोर्ट ने बोला जो एविडेंस रखा है वो सही नहीं है, ये एडमिशन बाय कंडक्ट तो है, लेकिन उन लोगों को ग्राउंड पर होना तो चाहिए था, उन लोगों को उस सिचुएशन में रहना तो था, पर वो थे ही नहीं, तो वो एक्टिव कहां से हुए। ठीक है, तो ये था तुम्हारा एक्टिव कंडक्ट का फर्स्ट केस। दूसरा केस कुछ ऐसा है कि इसमें एक महिला होती है, मेयो वर्सेस मेयो का केस है ना, इसमें एक महिला होती है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उस जन्म के टाइम पे उसने जो फॉर्म होता है बच्चे का, तो उसमें उसके फादर का नाम नहीं लिखा और ना ही उसके फादर का रैंक या प्रोफेशन लिखा। तो कोर्ट ने बोला कि या तो वो जो मदर है उसकी वो जानती है कि उस बच्चे का फादर कौन है, या फिर वो बच्चा इलेजिटिमेट है, मतलब नाजायज है। ये एडमिशन बाय कंडक्ट तो है, लेकिन उन लोगों को ग्राउंड पर होना तो चाहिए था, उन लोगों को उस सिचुएशन में रहना तो था, पर वो थे ही नहीं, तो वो एक्टिव कहां से हुए। ठीक है, तो ये था तुम्हारा एक्टिव कंडक्ट का फर्स्ट केस। दूसरा केस कुछ ऐसा है कि इसमें एक महिला होती है, मेयो वर्सेस मेयो का केस है ना, इसमें एक महिला होती है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद उसने फॉर्म जो भी होता है, बच्चे का फॉर्म होता है ना कि भाई एंट्री कर दो, माँ बाप का नाम लिखो, तो उसने उसके फादर का नाम उसमें एंटर ही नहीं किया। तो कोर्ट ने बोला कि या तो उसे उस जो मदर है उसको उसके फादर का नाम पता ही नहीं होगा, उसके बच्चे के फादर का नाम पता ही नहीं होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो बच्चा नाजायज हो। ठीक है, एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई बच्चा नाजायज है। तो अगर हम कोई भी व्यू ले तो ये एडमिशन ऑफ एडल्टरी एंड एन एडमिसिबल एविडेंस ऑफ एडल्टरी को शो कर रहा है। ठीक है, एडल्टरी तो शो हो ही रही है, जब उसने उसके बच्चे के फादर का नाम ही मेंशन नहीं किया, उसके प्रोफेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो ऑब्वियसली शी इज एक्सेप्टिंग दैट दैट चाइल्ड इज इलेजिटिमेट और उसके फादर का नाम वो नहीं लिखना चाहती, तो ये एडल्टरी का एडमिशन शो कर रहा है, तो ये तुम्हारा एक्टिव कंडक्ट होगा। एक्टिव कंडक्ट बेसिकली जो आपके एक्शन से पता चल रहा है ना। तो पहले में भी रेलवे वालों को स्यू करा था, तो एक्शन था, एक्सीडेंट हो रहा था। यहाँ पे बेबी हुआ है तो बेबी के फादर का नाम नहीं है, तो बिना फादर के तो बेबी हो नहीं सकता ना, तो ये आपका एक्टिव कंडक्ट था। पैसिव कंडक्ट में हमने सेक्शन 8 का इलस्ट्रेशन जी लिया है। तो इसमें ये क्वेश्चन था कि ए ने बी से 10,000 रुपए लिए थे उधार, तो फैक्ट निकल के आया कि ए ने सी से पैसे उधार मांगे, बाद में ए बी से तो ले लिए थे पैसे, फिर जाके उसने सी से मांगे कि भाई पैसे उधार देते। तो डी ने सी से कहा ए की प्रेजेंस में ही कि भाई तू ए को ट्रस्ट मत कर, क्योंकि इसने बी से भी उधार लिया था और उसके पैसे अभी तक चुकाए नहीं होंगे ऑब्वियसली। तो ए भी वहां प्रेजेंट था, तो ए चुपचाप निकल गया जब डी ने उसको बोला कि भाई ट्रस्ट मत कर, इसने बी से भी पैसे उधार लिए, तो ए निकल गया चुपचाप। तो ये तुम्हारा पैसिव कंडक्ट में आ गया, क्योंकि पहले भी वो ले चुका था और ए वहां से चुपचाप निकल गया, तो ऑब्वियसली उसने एडमिट कर लिया कि बी से उसने पैसे उधार लिए थे, तो ये उसका एडमिशन हो ही गया, तो ये रेलेवेंट फैक्ट होगा। तो ये आपका एक्टिव और पैसिव कंडक्ट था एडमिशन का। आई नो वीडियो काफी लंबी हो गई, पर ठीक है, अगर हम डिटेल में समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लंबी भी हो जाए। तो ये था आपका सेक्शन 17। आई होप मैंने जस्टिफिकेशन किया होगा इसके साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।